हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन, काउजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग मैनेजमेंट। सब कुछ एकदम क्लियर और इजी लैंग्वेज में। तो सबसे अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो मायो का मतलब होता है मसल्स और कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है आपको डेथ ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हार्ट मसल्स और उसके सेल की डेथ को ही हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। अब अगर हम इसके डेफिनेशन को पढ़ ले, इट इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज in which there is a complete blockage in coronary artery or its branches. There is ischemia in myocardium. Ischemia leads to necrosis or gangrene of myocardial muscles. It is also called heart attack. अब जो हमने इसके डेफिनेशन से आपको बताना चाहूंगा कि कोरोनरी आर्टरीज का कंप्लीट या फिर पार्शियल ब्लॉकेज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। तो अब बात आती है कोरोनरी आर्टरीज कहां पे प्रेजेंट है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो एक पिक्चर में दिखाना चाहूंगा आपको। ये हमारा हार्ट का एनाटॉमी है। कोरोनरी आर्टरीज आप देख सकते हो पिक्चर्स में, ये हमारा कोरोनरी आर्टरीज है, इसके ब्रांचेस हैं। कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ब्लड पहुंचाता है हमारे हार्ट मसल्स को। यह काम कोरोनरी आर्टरी को दिया गया है। अगर इसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाएगा, इसके ब्रांचेस के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगा, तो ये हार्ट मसल्स कहीं ना कहीं डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और यही डैमेज ये डैमेज होने के बाद यहां पर सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा और नेक्रोटिक एरिया बन जाएगा और दिस कंडीशन इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब बात आती है काउजेज की, तो द मोस्ट कॉमन काउजेज इज थ्रोम्बोसिस। पहला काउज है थ्रोम्बोसिस। सेकंड वन इज कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, प्रीवियस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, प्लेग आर्थरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, प्री एक्लिम्सिया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब वन बाय वन हम समझ लेते हैं। थ्रोम्बस का मतलब होता है किसी चीज का क्लोट। अगर हमारे कोरोनरी आर्टरीज में चाहे वो ब्लड का क्लोट हो, अगर वहां पर क्लोटिंग हो जाएगा, वहां पर क्लोट इकट्ठा हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बस। अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब होता है किसी चीज का नैरोइंग हो जाना। जैसे ये हमारा वेसल्स है और ये वेसल्स ऐसे स्पाज्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई हो रही थी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। प्रीवियस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोई पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज रह गई जिसके बाद हमने ट्रीटमेंट दिया पर वो ट्रीटमेंट फेल हो गया और फिर से क्या हो गया, आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, आपका चाहे वो फैट हो, फैट का जो है डिपोजिशन हो जाता है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर। ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो है फैट का डिपोजिट होता है और कहीं ना कहीं हमारे ब्लड को जाने में, ब्लड को पास आउट करने में जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड आर्थरोस्क्लेरोसिस। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिट या फिर आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड आर्थरोस्क्लेरोसिस आता है, जिससे कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। फिर उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जो है कहीं ना कहीं आपका सेडेंटरी लाइफ जो है वो भी इसका रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज से क्या होता है, शुगर लेवल से हमारा वेसल जो है वो स्टिफ हो जाती है और ये कहीं ना कहीं हमारे वेसल्स को डैमेज करती है। फिर बात आती है आपको बात आती है प्री एक्लेम्सिया की, जिसमें हम जानते हैं कि जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम जो है ऐसे कंडीशन में, प्रेगनेंसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वैसे कंडीशन को प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, जिसमें हार्ट अटैक का जो है चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एक जो है काउजेज है आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने की। कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को जो है चांसेस बढ़ा देता है। 90% चांसेस जो है बढ़ जाता है अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, किसी पेशेंट को डायबिटीज है, अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है, मोटापा है, किसी पेशेंट को ज्यादा एज वाले जेनेटिक काउज भी हो सकता है। जेनेटिक काउज मतलब किसी आप कह सकते हो जनरेशन में किसी को हो रखा है पहले से, तो ये भी चांसेस बढ़ा देता है कि आपको जो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। फिर बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी से हम क्या समझते हैं कि कैसे कैसे हमारे जो है फिजियोलॉजी को अल्टर्ड करता है। तो सबसे पहले थ्रोम्बस मतलब कोई आपको ब्लड क्लोट जो है फॉर्म होता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे आप कह सकते हो जो कि रिड्यूस करता है ब्लड फ्लो को वेसल्स के अंदर। फिर होता है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है, पूरा टोटली ब्लॉक करता है। पहले रिड्यूस हुआ ब्लड फ्लो, कुछ जा रहा है, रिड्यूस हुआ। ऑक्लूजन के केस में टोटली जो है ब्लॉक्ड हो गया
आर्टरी से या वेन से कह सकते हो आप, जो है वो ब्लॉक्ड हो जाना। और उसके बाद जो होता है उस कंडीशन में फिर होता है इस्केमिया। इस्केमिया का मतलब होता है अब जो है उस कंडीशन में आपका सेल धीरे धीरे जो है, अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले थ्रोम्बस होगा, मतलब थ्रोम्बस कोई ब्लड क्लॉट हमारे वेसल्स के अंदर डेवलप कर जाएगा, और वो थ्रोम्बस जो है हमारे ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देगा। ब्लड फ्लो हो रहा है पर रिड्यूस हो रहा है। ऑक्लूजन के केस में जो है वो आपको जो है परमानेंट ब्लॉक कर देगा, अब आगे जो है ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रहा, हमारे हार्ट मसल तक ब्लड जा नहीं रहा है। इस्केमिया केस में जो है अब ऑक्सीजन हमारे मायोकार्डियल टिश्यू को जो है पहुंच नहीं पा रहा है। फिर कंडीशन आता है हाइपोक्सिया, जिसमें कि अब ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल 0% जा रहा है, अब सेल डेथ होना स्टार्ट हो गया, नेक्रोसिस एरिया बन गया। नेक्रोटिक एरिया में जो है मायोकार्डियम लेयर का जो टिश्यू है डेथ हो गया, टिश्यू डेथ हो गया, और ऐसे कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो एग्जाम में आप इस तरह का पैथोफिजियोलॉजी बनाइएगा। और उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करें हम साइन सिम्टम की, तो साइन सिम्टम में आपको लिखना चेस्ट पेन, नाइफ स्टेबिंग पेन, क्रशिंग, स्क्वीजिंग, पेन रेडिएट टू बार्ड सोल्जर और नेप। ये आपका साइन सिम्टम है। किस तरह का साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, तो चेस्ट में काफी ज्यादा पेन हो जाएगा, और ये जो पेन है वो रेडिएट होगा सोल्जर से नेक की तरफ, और ये आपको जो है कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस, डिस्निया, डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट पाल्पिटेशन, ये सब आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं आप, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ईसीजी आपको करना होगा, लिपिड प्रोफाइल में आपको मायोग्लोबिन और सीकेएमबी का टेस्ट करवाना पड़ेगा, ट्रोपिन टी का भी जांच भेजना पड़ेगा आपको। कोरोनरी एंजियोग्राफी से आपको साफ हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा कितने परसेंट आपका ब्लॉकेज है आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कहां पे ब्लॉकेज है, आपको सारा चीज जो है एंजियोग्राफी में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये एंजियोग्राफी के अंदर जो है अब न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम कैमरा डालते हैं, और कैमरा से हम डिटेक्ट करते हैं कहां पे क्या ब्लॉकेज है। अगर हम बात कर ले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको कुछ इमरजेंसी मैनेजमेंट तुरंत का तुरंत चलाना होता है, जो कि है मॉर्फिन, ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा, नाइट्रोग्लिसरीन जो कि बेंजोडाइलेटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर है एस्प्रिन जो कि ब्लड क्लॉट को जो ब्रेक डाउन करता है, ये एस्प्रिन आपको तुरंत के तुरंत इमरजेंसी आपको देना पड़ेगा हाथों हाथ। फिर अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम जो मेडिसिन चलता है वो है थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक क्या करता है, ये हमारे क्लोटिंग को डिसॉल्व करता है, इसका एग्जांपल है स्टेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। अगर हम बात करें एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन की, एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन आपको मैंने बताया कि जो है ये भी आपको ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। उसके बाद जो इसका एग्जांपल है हेपरिन है, एस्पिरिन। नाइट्रेट्स जो है नाइट्रेट्स चलाना पड़ेगा, नाइट्रेट्स आपको वेजोडाइलेशन का काम करता है, इसका एग्जांपल है ग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड। बीटा ब्लॉकर है आपका प्रोपोनोल और मेटाप्रोपेनोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चलाना पड़ेगा वेरापिल, डिल्टियाजेम, एमेलोडिपिन। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में आपको निट्रोडिल आपको चलाना पड़ेगा। फिर अगर हम इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, दैट इज पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्स्ट्रक्टेड एंड क्लोज आर्टरीज आर डायलेटेड विद बैलून कैथेटर, ओपन बेजल लुमेन एंड इंप्रूव आर्टरीज। इसका मतलब क्या होता है कि इस जो ब्लॉकेज हो रखा है यहाँ पर, इसके अंदर जो है आप कहीं ना कहीं बैलून डालोगे, मतलब एक आप कह सकते हो लोहे का जो है वो स्प्रिंग टाइप का डलता है, और वो उसे बैलून की तरफ फुला दिया जाता है, जिससे कि जो ये वेसल्स है डायलेट हो जाता है, और डायलेट होने के बाद जो है सही से फिर वर्किंग करने लगता है हमारा हार्ट। तो ये था पूरा पूरा आपको पीटीसीए। उसके बाद जो है कोरोनरी आर्टरी स्टंट हमने आपको बताया वही है, जिसमें कि आप जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास भी है, जिसमें एनास्टोमोसिस होता है, जो कि एक सिरे को कट करके दूसरे सिरे से फिर जोड़ दिया जाता है। तो ये इसका सर्जरी ऑप्शन है। नर्सिंग मैनेजमेंट, आप नर्सिंग एज ए नर्सिंग आप क्या क्या कर सकते हो नर्स, तो वाइटल साइन आप असेसमेंट कर सकते हो, एडमिनिस्टर ऑफ O2, जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो आप O2 आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। एसेस द कार्डियक मॉनिटर फॉर डिसरिथमियाज, कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज हो रहा है तो आपको असेसमेंट करना है। ईसीजी को आपको फ्रीक्वेंटली आपको क्या करना है, चेक करना है। प्रोवाइड रेस्ट टू डिक्रीज O2 डिमांड, O2 डिमांड को मेंटेन करने के लिए आपको रेस्ट भी देना पड़ेगा पेशेंट को। इन केस ऑफ सर्जरी, एसेस फॉर ब्लीडिंग, एसेस फॉर डिस्टल पल्स, प्लेस क्लाइंट इन सेमीफुलर पोजीशन टू इंक्रीज कंफर्ट एंड ऑक्सीजनेशन। तो ये आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा अकॉर्डिंग टू नंदा, तो आप बना सकते हो एक्यूट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल टिश्यू इस्केमिया एज एविडेंस बाय चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, फेशियल ग्लिसमिंग। दूसरा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इंपेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रेलिटी, एविडेंस बाय डिस्निया, फटीग, रिड्यूस यूरिन आउटपुट। तीसरा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय कोल्ड, क्लेमी स्किन, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ एज एविडेंस बाय अनसर्टेनिटी अबव हेल्थ स्टेटस, रेस्टलेसनेस, ट्रैकीकार्डिया एंड स्वेटिंग। डेफिसिट नॉलेज के ऊपर भी आप 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। रिलेटेड डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड डिजीज ट्रीटमेंट, डाइट मॉडिफिकेशन एज एविडेंस बाय क्वेश्चनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। आप इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हो।
आप जो नर्सिंग के प्लान बना सकते हो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ऊपर मैंने आपको पूरा दे दिया है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, देखिए हमारा यहाँ पे बैठ के मकसद ये नहीं कि यूट्यूब पे पैसे कमाने का या फिर कुछ हमारा चैनल को प्रमोट करने का। मैं यहाँ पे बैठ के क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम मिथिला नर्सिंग क्लासेस। थैंक्स।